साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजन स्टडी 85 में। आज मैं लेकर के आया हूं मैकेनिक डीजल ट्रेड की फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षा में अच्छे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न का पूरा निचोड़ भरा उत्तर निकालेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र में आंतरिक कंटेनर में क्या भरा होता है। जब हम आग बुझाने के कुछ तरीके पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने देखा होगा कि हमने एक फॉर्म टाइप पढ़ा था जो बी ग्रेड की आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें फॉर्म टाइप एक मुख्य है। जिसमें फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एक कंटेनर होता है और कंटेनर में एक आंतरिक एक बाह्य होता है, जिसमें आंतरिक कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल और बाह्य कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट भरा होता है। जब अंदरूनी कंटेनर को फोड़ दिया जाता है तो दोनों का केमिकल रिएक्शन होकर के फोम पैदा होता है और हमारी बी श्रेणी की जो आग होती है, जिसे अपने तेलीय आग कहते हैं, वह बुझ जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर डी सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि बी ग्रेड किस अग्निशामक पर पीले रंग का 25 mm का हाथ चिन्ह बना होता है। तो यह हाथ चिन्ह वाला प्रश्न साथियों कई बार आ चुका। 25 mm का हाथ पूछता है, एक पीले रंग का और एक भूरे रंग का। तो याद रखने के लिए बी को क्या करेंगे, अपने एफ भी बना दो, फेसबुक बना दो, इसको पीले को अपने एस डी बना दो। अब यहाँ अपने देखेंगे एस डी क्या एस पी बना देंगे, एस पी और एफ भी बना दें तो यहाँ से याद रहेगा एफ फोर फॉर्म टाइप है, बी फोर भूरे रंग का हाथ, एस फोर सोडा एसिड, पी फोर पीले रंग का हाथ। तो यहाँ पूछा था पीले रंग का हाथ किस पे होता है, तो इसका आंसर रहेगा डी नंबर सोडा एसिड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। 3 का प्रश्न कह रहा है कि बी ग्रेड की सरफेस प्लेट की परिशुद्धता होती है। यहाँ परिशुद्धता एमएम में पूछी है, बल्कि हमें कई बार माइक्रोन में भी पूछ लेता है। तो यहाँ ए ग्रेड और बी ग्रेड दोनों की चर्चा करते हैं। ए और बी ग्रेड, ए ग्रेड की होती है 5 माइक्रोन और बी ग्रेड की होती है 20 माइक्रोन। अगर इसको एमएम में बदला जाए तो यहाँ इसके आगे 1 माइक्रोन बराबर 1000 होता है, तो 500 पॉइंट ये एमएम में आ जाएगा। अगर इसको बदला जाए 020 ये आ जाएगा एमएम में। तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे तो सी नंबर जो आंसर होगा 0.02 mm वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा बी ग्रेड की सरफेस प्लेट की परिशुद्धता के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि सार्वत्रिक सतह गेज में सूक्ष्म समायोजन करने में उपयोग क्या ली जाती है। सार्वत्रिक को अपने अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। वह गेज जिसमें एक आधार भाग होता है, ऊपर एक बीम होता है जिसमें सनग में स्क्राइबर लगाया जाता है और इसके साथ एक रोकर आर्म और 2 गाइड पिन का और नीचे वी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें जब समांतर लाइनें खींचनी होती है तो हम इन गाइड पिन का इस्तेमाल लेते हैं। अगर सूक्ष्म समायोजन का इस्तेमाल करने की बात आए तो हम रोकर आर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर नंबर सी सही रहेगा। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे फ्लैट या समतल स्क्रैपर की धार को गोलाई में कितने डिग्री पर बनाया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्क्रैपर किस प्रकार का टूल है। तो यह एक प्रकार का क्लीनिंग टूल है और इसको देखा जाए तो कुछ ये बिल्कुल फाइल के जैसा ही होता है, परंतु आगे का जो भाग होगा कुछ इस तरह से बड़ा होता है।
पीछे का भाग बिल्कुल फाइल के ही जैसा बना दिया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो एंगल दिया है, ये एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री का है, तो इसका मान होता है 75 डिग्री। तो यहाँ हमारा जो आंसर ए नंबर है वह बिल्कुल सही रहेगा। आगे है प्रश्न नंबर 6। ओपन एंडेड स्पेनर का खांचा स्पेनर अक्ष से कितने डिग्री पर बना होता है। इससे क्या पूछ रहा है कि जब हम एक स्पेनर बनाते हैं इस तरह से, ये हमारा एक स्पेनर हो गया, ये हमारा स्पेनर है, ये अपने अक्ष से, इस अक्ष से कितने डिग्री ये झुका ऊपर है, ये झुकाव पूछ रहा है। ये लगभग रहता है 15 डिग्री का। तो ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, कहीं भी गलती नहीं करनी। तो इसका हमारा आंसर नंबर सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7, इसमें अपने देखें कि माइक्रोमीटर के थिम्बल की जीरो रेखा स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रहती है तो त्रुटि किस प्रकार की है। यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया कि पूछ रहा है कि स्लीव की डेटम लाइन रेखा है जो थिम्बल की जीरो रेखा से कितनी पीछे रहती है। तो हमें पता है कि ये एक डेटम लाइन है, यहाँ एक जीरो प्रदर्शित होता है, अगर ये इससे पीछे रहता है, जो हमारा ये बेवल भाग है ये कुछ पीछे रहता है, इसका जीरो वाला भाग, तो हमें पता है यहाँ कुछ मेजरमेंट होगा, जैसे मान लेते हैं 5 और आ गया जीरो की सीध में। तो ये क्या है 5 इसमें किस में जाएगा, धनात्मक में, क्योंकि जैसे अपने कोई मान लेंगे तो यह 5 पहले आगे चलेगा और हम इस 5 को मान करके चलना पड़ेगा। तो ये जो त्रुटि आती है वह एक धनात्मक आती है। तो इस अपने क्या कहेंगे, इस त्रुटि को धनात्मक त्रुटि बोलेंगे। इसी तरह जीरो, अगर दोनों जीरो आमने सामने आ जाए तो जीरो एरर। ऋणात्मक, अगर ये भाग इधर चला जाए, अगर हमें से इसको 5 घटाना पड़े तो ये क्या रहेगा, जो ऋणात्मक एरर रहेगी। इसी के साथ रैंडम, जो रैंडमली इसके तापमान के कारण कुछ त्रुटियां आती है उसे अपने क्या कहते हैं, रैंडम एरर बोला जाता है। आगे प्रश्न नंबर आता है 8। डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर हमने देखा है इस तरह एक घड़ी की तरह होता है, इसमें एक छोटी सी इस तरह से क्लॉक लगी रहती है, बाहर वाला डायल इसका घूमता रहता है, यहाँ एक प्लंजर लगा होता है, यहाँ एक नोब होता है, और अंदर की जो प्रक्रिया देखें तो यहाँ इस तरह से रेक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं, नट एंड बोल्ट। नट बोल्ट के सिद्धांत पर तो हमारा क्या करता है, माइक्रोमीटर क्या काम करता है, माइक्रोमीटर। लीड व पिच के सिद्धांत पर भी पूछा जाए तो माइक्रोमीटर। रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर हमारा काम करेगा कौन सा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो उत्तर सही हो गया सी नंबर। आगे चलते हैं, किस नट में व्यास से कम आकार की नायलॉन की रिंग लगी रहती है। यहाँ अपने देखेंगे कि कौन सा नट है जिसमें नायलॉन की रिंग लगी रहती है जो नट के आकार से छोटी हो। सबसे पहले स्वान या डॉग नट, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। केसल, अब केसल और स्लॉटेड नट, अब अपने नट देखे होंगे, एक तो नट इस तरह से होता है, ये नट देखा जाए, यहाँ से कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न निकलते हैं कि ये हमारा एक नट है, अगर इसके ऊपर ऐसा ही कुछ भाग बना दिया जाए और इसमें खांचे काट दिया जाए तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, केसल, जिसमें से विपाटित पिन निकाल करके हम इसको जोड़ देते हैं। अगर यही नट सीधा बना दिया जाए और इसकी ऊपरी परिधि पर खांचे काट दिए जाए और पूर्णतः नट काम में लिया जाए तो यह नट कौन सा होगा, यह स्लॉटेड नट होता है। परंतु यहाँ क्या पूछा है, नायलॉन की रिंग। नायलॉन की रिंग आपने ऐसा ही एक नट देखा होगा जो कुछ इस तरह से होता है, देखने में थोड़ा सा गुड़ाई लिए हुए, जो ये भाग होता है यहाँ एक हरे या पीले रंग की एक रबर रिंग लगी रहती है जो नट को ढीले होने से बचाती है। इस नट को बोला जाता है साइमंड लॉक नट। ये लॉक नटों में आते हैं, तो इसका उत्तर नंबर डी सही रहेगा। आगे देखते हैं, ट्राई स्क्वायर की प्रति 10 mm में मापने की परिशुद्धता। क्या पूछा है, प्रति 10 mm में ट्राई स्क्वायर होता है, जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, तो उसकी एक्यूरेसी होती है 0.002 mm। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका आंसर नंबर डी सही रहेगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न में। असमान कार्य
वह गोल कार्यों को पकड़ने के लिए कौन सा रेंच प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले टॉर्क रेंच, ये तो निश्चित दबाव के लिए होता है, हमें पता है निश्चित दबाव के लिए। सॉकेट रेंच या नट बोल्ट को कसने के लिए काम लिया जाता है। मंकी रेंच एडजस्टेबल होता है, जिस तरह हमारा एडजस्टेबल स्पिनर होता है या पाइप रेंच होता है, उसी तरह का ही मंकी रेंच होता है, परंतु असामान्य बड़े कार्यों को पकड़ने के लिए काम में नहीं लिया जाता। इसके लिए अपने चेन रेंच का इस्तेमाल करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 12, ट्विस्ट ड्रिल बने होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल, अब हम ड्रिल की बात करें तो ड्रिल में हम टेपर सैंक, स्ट्रेट ड्रिल और ट्विस्ट ड्रिल दोनों तरह के काम में लेते हैं। तो यहाँ ट्विस्ट ड्रिल किस धातु के बनाए जाते हैं? एमएस के नहीं बना सकते, कार्बन स्टील के नहीं बनाए जाते, लो कार्बन के नहीं, तो यहाँ हाई कार्बन स्टील या आ जाता HSS हाई स्पीड स्टील, तो यह भी सही रहता। और हाई कार्बन जो उच्च कार्बन स्टील है, ये दोनों में से कुछ भी आए तो आपको प्राथमिकता सबसे पहले HSS को देनी है, उसके बाद उच्च कार्बन स्टील को। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा लाल रंग से पेंट नहीं किया जाता? मान लेते हैं हमें इनमें से जिसका पता हो वहाँ से अब शुरुआत करें। हमने पेट्रोलियम का नहीं सुना, कोयला नहीं सुना, हाइड्रोजन नहीं सुना, परंतु ऑक्सीजन को जरूर पढ़ा है। यह किस रंग से होता है? ब्लैक कलर से। तो अब यहीं से देख लें कि कौन सा लाल रंग से पेंट नहीं है। जब ये ब्लैक से है तो हमारा सीधा उत्तर ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हैमर की साइज कहाँ से ली जाती है? जब हम हैमर लेने जाते हैं तो हम किस प्रकार से उसकी पहचान करते हैं? हैमर की लंबाई से नहीं, हैमर के आकार से, वो तो कार्य के अनुरूप उसकी पहचान की जाती है। विशेष रूप से हैमर का जो साइज होता है वो उसके बाहर से लिया जाता है। आगे फिलिप्स रिसेस हेतु स्क्रू पर 4 चपटे सतहों पर सिरों का किस कोण पर पतले किए जाते हैं? जैसे आपका ये 4 मुँह वाला पेचकस है इस तरह से, तो ये जो टेपर पूछ रहा है ये कितने डिग्री पर होता है? तो ये इसका उत्तर आएगा 53 डिग्री। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रश्न बनाए गए हैं और ये किसी क्लास में बच्चों के अचीवमेंट टेस्ट के प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। क्ला हैमर का कौन सा हिस्सा कठोर व नरम बनाया जाता है? जब कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपने दोनों चीज़ को नोट करनी है, कठोर व नरम। इसको आगे पीछे करके भी दे सकता है या एक चीज़ पूछ सकता है। तो सबसे पहले आई होल क्या किया जाता है? नरम किया जाता है, कठोर नहीं किया जाता, तो इसलिए नहीं आएगा। वेज क्या होती है? लकड़ी की एक खपची होती है। यहाँ पिन वाला भाग नरम होता है, कठोर नहीं होता। फेस कठोर होता है, तो ये उल्टा हो गया। फेस और हैंडल लकड़ी का बात होता, इसका उत्तर आएगा नन, कोई भी नहीं। अगर इसका सही उत्तर माना जाए तो कठोर का क्या आएगा? फेस क्या होता है? कठोर। नरम कौन सा होता है? चिक, जिस पे हम क्या करते हैं? स्टम्पिंग करते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हैमर का कौन सा भाग आता है जो कमज़ोर रखा जाता है? तो वो हमारा होता है चीक वाला भाग, जिस पे अपने वजन की मार्किंग या स्टम्पिंग की जाती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि दोहरे सिरे के स्पिनर साइज का चयन करने के लिए कौन सा सही है? आप जब डबल एंडेड स्पिनर लेते हो, आपने कोई एक डबल एंडेड स्पिनर लिया, तो इसमें आप देखोगे कि आप किस चीज़ को देख करके इसका चयन करोगे। यहाँ देखें, उसकी लंबाई से नहीं, मोटाई भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं, अक्रॉस द जा, उसके जबड़ों के अनुसार ही इसका चयन किया जाएगा कि ये कितना mm है, ये कितने साइज का बना है। जैसे 14-15, तो इसके जबड़ों के अक्रॉस द जा के अनुसार ही हम इसका चयन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18 कि एक 50 से 75 mm, हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक माप कितना होता है? क्या दिया है? 50 से 75। 50 से 75 दिया है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये 50 जो mm है ये पहले ही माप चुका होता है और इसे इसका शून्य पाठ्यांक बोला जाता है। तो यहाँ कुछ आंसर दिए गए थे। 0.01, ये तो माइक्रोमीटर की क्या होती है? अल्पतमांक होता है। क्या होता है? अल्पतमांक, जिसे अपने क्या कहते हैं?
लीस्ट काउंट बोलते हैं। फिर 0.00 ये कोई मान नहीं होता। 25 ये 0 से 25 या 25 से 50 वाला शुरू करेंगे वहाँ आएगा, तो इसका क्या उत्तर आएगा 50 mm इसका 0 पाठ्यांक होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। M16 × 55 के बोल्ट में 55 किसको निर्दिष्ट करता है? तो हमारा पास एक बोल्ट है, ये हमने एक बोल्ट बना लिया। हमने एक बोल्ट देखा, बोल्ट का एक इनर डाया, एक मेजर डाया, एक थ्रेडेड कोर डाया, ये सारी चीज़ होते हुए बोल्ट को हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये इसका क्या है, हेड है, ये इसकी कोर है, ये माइनर डाया है, और ये थ्रेडेड वाला इसका क्या होता है, मेजर डाया होता है। तो यहाँ पूछा है कि M16 क्या है, M क्या है, सबसे पहले M क्या है, मीट्रिक। मीट्रिक में क्या है, इसकी थ्रेड है। 16 क्या है, इसका थ्रेडेड एरिया है, और 55 क्या है, इसका शंख की लंबाई है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, हमारे शंख की लंबाई। आगे प्रश्न नंबर चलते हैं 20 पर। कुंजी मार्ग काटने के लिए कौन सी चीजल प्रयुक्त होती है? तो सबसे पहले फ्लेट को हमने पढ़ा है कि साधारण कार्यों में, रिवट को काटने में, लोहे की एंगल सरिया काटने में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद क्रॉस कट, यहाँ इसका सही आंसर रहेगा क्रॉस कट चीजल। फिर आती है राउंड नोज का क्या होता है, ऑयल गैलरी काटने के लिए, और अंतिम आता है डायमंड पॉइंट, किनारों को साफ करने के लिए। तो इस तरह से हमारे 20 प्रश्न क्लियर हुए। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 20 से आगे 21 नंबर कह रहा है, एक कार्यशाला में बेंच वाइस में किस प्रकार के थ्रेड होते हैं? कार्यशाला में हमारे पास कार्यखंड को पकड़ने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसे अपने बेंच वाइस कहते हैं। बेंच वाइस में 2 तरह के जबड़े होते हैं, एक हार्ड जा और एक सॉफ्ट जा। इसके मुख्य भागों की बात की जाए, एक मूवेबल जा होता है, एक फिक्सड जा होता है। हमेशा जब हमें चिपिंग करनी होती है तो फिक्सड जा की तरफ कार्यखंड से प्रहार किया जाना चाहिए। इसके अंदर एक माइल्ड स्टील का स्पिंडल लगा होता है और माइल्ड स्टील का ही हैंडल होता है। अंदर ब्रॉन्ज धातु का एक बॉक्स नट भी लगा होता है। तो यहाँ देखा जाए तो चूड़ी कौन सी होती है, मीट्रिक नहीं होती, नकल नहीं होती, BSW भी नहीं होती। इसका उत्तर आएगा वर्ग अगर नहीं आए तो आप कौन सी करेंगे कौन सी, बटरस। अगर स्क्वायर नहीं है, वर्ग चूड़ी नहीं है, तो कौन सी है, बटरस। अगर दोनों का नाम एक साथ ही है, एक में बे आ रहा है और एक में व आ रहा है, एक वर्ग चूड़ी एक बटरस, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सहिष्णुता सदैव होती है। सहिष्णुता को सबसे पहले हमें हर एक चीज़ को इंग्लिश के साथ हिंदी में रिवाइज करना पड़ेगा। सहिष्णुता को क्या कहते हैं, टॉलरेंस। जब हम पढ़ाते हैं तो आपने सुना होगा कि टॉलरेंस धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। हमेशा इसका मान धनात्मक ही रहता है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। BIS प्रणाली में टॉलरेंस के कुल ग्रेड कितने होते हैं? अभी जो हम पढ़ रहे थे सहिष्णुता, इसी को क्या बोला था, टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं टोटल 18। जैसे IT 01, ITO और IT 1 से IT 16 तक। तो 16 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल 18 ग्रेड हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा, A नंबर। आगे है प्रश्न नंबर 24। जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास ये कोई कार्यखंड है, इस पर जब हमने टॉलरेंस दी, हमने लिखा 50 + 0.02, तो ये टॉलरेंस किस प्रकार की है, किस प्रकार की टॉलरेंस है, एक तरफा दी है। तो हमने टॉलरेंस को पढ़ा था, टॉलरेंस 3 प्रकार की होती है। एक प्रकार की सबसे पहले यूनिलेटरल, एक होता है बाईलेटरल, एक होती है फंडामेंटल। तो यूनिलेटरल जो एक तरफा दी जाए, बाईलेटरल जो 2 तरफा दी जाए, और फंडामेंटल हम कुछ सारणी से ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब एक तरफा दी जाती है उत्तर क्या आएगा, C नंबर
यूनिलैटरल। आगे है प्रश्न नंबर 25 कि सरफेस प्लेट बनी होती है। जब हम सरफेस प्लेट पढ़ते हैं तो सरफेस प्लेट को 3 प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले कास्ट आयरन, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेनाइट और अंतिम आता है ग्लास। तो इन तीनों में से आपने उत्तर ढूंढना है कौन सा नहीं है या कौन सा है। यहाँ क्वार्टज नहीं है, लाल पत्थर भी नहीं है, मार्बल नहीं है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा ग्रेनाइट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। प्रतिरोध मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मापने में वैसे तो ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यहाँ देखना है हमारे पास ओम मीटर है या नहीं। एमीटर नहीं नापेगा, वोल्ट मीटर भी नहीं नापेगा, वाट मीटर भी नहीं, मल्टीमीटर है जो करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को मापता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, प्रतिरोध मापने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि कौन सा विशिष्ट गुरुत्व दर्शाता है कि बैटरी चार्ज नहीं हुई, मतलब कि बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज है। तो यहाँ बैटरी के हमने कुछ मान दर्शाए थे। हमने कहा था 1.110 टू 1.140 तक क्या होता है, पूर्णतः डिस्चार्ज होती है। अगर यहाँ से 140 से 180 तक लिया जाए तो ये क्या होती है, 1/4। 1.20 से 1.24 तक 3/4 और 1.24 या 1.26 से 1.28 तक कितनी होती है, पूर्णतः चार्ज। ये 4 मान हैं हमें जो याद रखने हैं ताकि बैटरी से संबंधित हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं हो। तो इसका पूर्णतः चार्ज नहीं है तो कौन सा मान आएगा, 1/10 वाला। तो यहाँ कौन सा है, सी नंबर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। 28 में पूछ रहा है कि एक लॉजिक गेट जिसमें सर्किट समांतर में लगे स्विच से जुड़े होते हैं कहलाता है। तो हमने यहाँ 3 गेट पढ़े थे। सबसे पहले नोट गेट जिसका ये सिंबल था, जिसमें इसका क्या होता है, प्रतिलोम 1 की बार। इसमें कुछ नहीं होता, जिसे क्या कहते हैं, इन्वर्टर गेट कहते हैं। इतना ही याद रखना आपने, इन्वर्टर गेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एंड गेट। इसमें 2 इनपुट होते हैं और आउटपुट 1 रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि जब एंड है तो इसका क्या होगा, गुणा। इसका फार्मूला क्या रहेगा, y बराबर a/b। मतलब कि जब तक एक ये इसमें कनेक्शन किस में हो गए, सीरीज में हो गए। और हमारे पास प्रश्न क्या है, समांतर में। तो समांतर के लिए हमारे पास क्या आएगा, और गेट। क्या आएगा, और गेट। आगे वाला प्रश्न, कटिंग से पूर्व हीटिंग के लिए फ्लेम का सही प्रकार कौन सा है। जब हमें किसी चीज़ की कटिंग करनी हो तो उससे पहले हीटिंग है। हीटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। आगे जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा। मान लेते हैं हमारा कार्यखंड है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो जैसे जैसे अपने क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आर्क बढ़ेगी, तो यहाँ क्या होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा। आगे इलेक्ट्रोड कोटिंग के कार्यों में से एक है। इलेक्ट्रोड की जब अपने कटिंग करते हैं तो क्या आएगा, इसका देखिए थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो यहाँ क्या आएगा, कोटिंग कार्यों में से एक क्या है, वेल्डिंग धारा में वृद्धि करना। कोटिंग का कोई मतलब नहीं होता, जंग रोकना नहीं होता। आर्क तापमान नियंत्रण करना, आर्क के तापमान को कोई नियंत्रित नहीं, यहाँ आएगा आर्क को दृढ़ करना। यही काम हमारा किसका होता है, इलेक्ट्रोड में की जाने वाली कोटिंग का। यहाँ एक प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रोड का व्यास कहाँ से लिया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, कोटेड एरिया है। ये हमारा क्या है, कोर डाया है। तो यहाँ से अपने इसका इलेक्ट्रोड का व्यास लिया जाता है। आगे सिलेंडर ब्लॉक किस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। हमने पढ़ा था सिलेंडर ब्लॉक होलो कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं। सिलेंडर लाइनर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं। कोई भाग ठोक पीट करके बनाया जाता है, उसे अपने फोर्जिंग कहा जाता है। कुछ भाग ढलाई करके बनाए जाते हैं, जैसे पिस्टन होते हैं, उन्हें डाई कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, होलो कास्टिंग। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, अनिलिंग का क्या उद्देश्य है। अनिलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है मशीनिंग क्षमता में सुधार करना।
आगे केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील पर की जाती है जिसमें क्या होता है, लो कार्बन, हाई क्रोमियम, हाई स्पीड स्टील। तो हमें पता है केस हार्डनिंग उसी पर हो सकता है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम हो। तो इसका उत्तर क्या आएगा, लो कार्बन। हार्डनिंग का क्या उद्देश्य है? जब हम हीट ट्रीटमेंट में हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होना चाहिए? कटिंग क्षमता बढ़ाता है, घिसाव प्रतिरोधी बनाता है, कठोरता बढ़ाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे आम स्टैटिक सेल कौन सी है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हुए थे, मैंने 2 प्रश्न दिए थे, आम स्टैटिक सेल और नीचे वाला डायनेमिक सेल। स्टैटिक सेल वो होती है जो एक जगह स्थिर होती है, जो किसी स्थिर भागों को ही जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। जैसे 3 स्थिर भाग आ गए, इसके बीच में जो सील दी गई है इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक सील। तो यहाँ कौन सा है, ऐसा कौन सा आंसर है जो स्टैटिक सील दर्शाता हो? गैस्केट, पैकिंग, ओरिंग, रबड़ वाशर। रबड़ वाशर कोई सील नहीं है, ओरिंग एक सील है, पैकिंग साधारण भागों में दी जाती है, गैस्केट क्या आएगा, हमारा एक सीलिंग का काम आएगा। इसी तरह स्टैटिक में क्या आएगा, गैस्केट, और डायनेमिक में क्या आएगा, ओरिंग। दोनों प्रश्न आप सही कर लेना, दोबारा से करवा देता हूँ। सबसे ज़्यादा स्टैटिक सील में क्या आएगा, गैस्केट। और घूमने वाले भाग, एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट में अपने ओ रिंग लगाते हैं जिसमें से शाफ्ट उसकी सतह पर घूमती रहती है और वो लीकेज को रोकती है। तो वहाँ उत्तर क्या आएगा, ओ रिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कौन सा नियम लागू होता है। इसके लिए स्पष्ट बताया गया हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ने कहा कि अगर किसी द्रव को दबाया जाए तो उससे लगने वाला बल सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करेगा। और ये हमारा हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और ब्रेक सिस्टम सभी में कार्य करता है। इसी से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न आगे आएगा। आगे है सिंपल हाइड्रोलिक जैक में कितने वाल्व होते हैं। तो हमें पता होता है एक वाल्व होता है जिसे क्या कहते हैं, चेक वाल्व। क्या कहते हैं, चेक वाल्व। और ये क्या होता है, वन वे वाल्व होता है। वन वे वाल्व होता है जो एक बार द्रव को आगे जाने देता है, वापस नहीं आने देता, ताकि उस चीज़ को उठाया जा सके। अंतिम प्रश्न है कौन सी डिवाइस पास्कल पर आधारित है। पास्कल के नियम पर आधारित हमें बात की थी, हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक रेम है। तो यहाँ क्या आएगा, सभी प्रकार का जो उत्तर है वो हमारा आ जाएगा इसमें। तो धन्यवाद साथियों। अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।